सो हेलो गाइस। आज हम एक बहुत ही कॉमन जो है, जिसको आप एक सिम्टम बोल सकते हो मेनली, जो किसी डिज़ीज़ में पाया जाता है। एक डिज़ीज़ ये खुद भी एक इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर हो सकता है, बट मेनली कई डिज़ीज़ के सिम्टम के रूप में रहता है, जिसको हम कास बोलते हैं। कफ मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं। अब इसमें क्या है, कास जो है वो इसमें तमक श्वास, राज्यक्षमा, ये सब में भी ये देखा जाता है। और ये होता कैसे है कास? तो कास जो होता है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है, जो एल्विलाइज जो रहते हैं, अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करोगे तो ब्रोंकियल ट्री जो रहता है वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण अगर आप बोल सकते हो आयुर्वेद में श्रोतो अवरोध होता है, जिससे जो प्राण वायु होती है, प्राण वायु और उदान वायु, ये जो है दोनों मिक्स हो जाता है और इससे जो है कास रोग की उत्पत्ति होती है। अब इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक साउंड एंड पेन ऑफ कफ प्रोड्यूस्ड विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू, मतलब इसका ये मतलब है कि जो पेशेंट जब आपके पास आएगा तो खांसी जब आप उसका देखोगे या खांसते वक्त उसका साउंड सुनोगे, तो जो भी दोष रहेगा, जैसे कि अगर वात बहुत ज़्यादा होगा तो एकदम मतलब रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा, हॉलो साउंड सुनाई देगा। तो ऐसा जो है, ये दोषों के अनुसार जो है इसका साइन एंड सिम्टम दिखता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है प्राणवाह स्रोतस की व्याधि होती है कांस। तो इसमें प्राणवाह स्रोतस जो होता है, इसमें जो है अवरोध होता है, जिससे ऊर्ध्वगमन होता है प्राण वायु का, और वो और उदान वायु दोनों मिक्स करके कांस रोग की उत्पत्ति होती है। अब देखो वेरियस प्रेजेंटेशंस, क्या मतलब एक पेशेंट जब आता है क्लिनिक में, तो क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहना चाहिए कि खांसी जो हो रही है वो सूखी खांसी है या गीली खांसी है, मतलब कि ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव कफ है। ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद कास के जो है 5 प्रकार जो है, जैसे कि बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज, ये मेनली बताए गए हैं। तो आपको जो सब हिस्ट्री लोगे कि कफ का नेचर क्या है, तो जैसे ड्राई रहेगा और रेजोनेंट और होलो रहेगा तो वातज है। कंटिन्यूअस कफ है तो पित्तज है। और ओरल जैसे पेशेंट जो आएगा उसको जो है सलाइवा जो है वो एकदम थिक रहेगा, और गाढ़ा गाढ़ा कफ जो है वो उसके मतलब थूक में से निकलेगा, और मुंह भी जो है वो कोटेड रहेगा। तो ये कफज कांस की तरफ जा सकता है। उसके बाद छतज जो होता है, छतज कांस जो होता है ना, उसमें ड्राई कफ ही रहता है, इनिशियल स्टेज पे ड्राई कफ रहता है। उसके बाद स्पूटम का जो है कैरेक्टर, कांस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्पूटम जो है किस टाइप का है। स्कैंटी एंड ड्राई एंड डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कि बहुत मतलब एक बोल सकते हो कि कम मात्रा में आपका जो कफ है, जो स्पूटम है, वो कम मात्रा में रहेगा और एकदम सूखा रहेगा, और जो है बहुत ही मुश्किल से पेशेंट जो है वो स्पूटम जो है उसका निकलेगा। एक्सपेक्टोरेशन मतलब कि होता है जो कफ है वो उसका बाहर निकलना। पित्तज में येलो रहेगा। कफ में क्या रहेगा, एक्सेस स्लिमी रहेगा, और थिक एक्सपेक्टोरेशन मतलब गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलता है उसमें। अब छतज में जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ, ड्राई एक्सपेक्टोरेशन रहेगा और थोड़ा बहुत ब्लड रहेगा। छतज, छतज का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो आपका ब्रोंकियल ट्री है या लंग्स वगैरह है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई छत लग गया है या चोट वगैरह लग गई है, मतलब या तो बहुत टाइम से पेशेंट को खांसी है, तो खांस खांस के जो है उसके जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें मतलब एक बोल सकते हो कि खांसी के कारण तकलीफ़ हो गई है, जिसके कारण थोड़े थोड़े ब्लड भी आ रहे हैं उसमें। अब क्षयज खांस जो है उसका आप कैसे निकालोगे, उसमें है फाउल, बहुत ही बदबू रहेगा जो कफ निकलेगा, और ग्रीन कलर का रहेगा, और पस भी उसमें आ सकता है। तो पेन भी आता है। अब पेन, दर्द होता है क्या खांसी में, तो कहाँ कहाँ होगा, तो हृद पार्श्व उरु सिरा, मतलब हृदय, इसमें ये सब जो है पार्श्व मतलब साइड्स वगैरह में, उरा में, सिर में, इसमें पेन होता है पेशेंट को। कफ में वही पित्त में वही बर्निंग सेंसेशन होगा। कफ में जो है पेनलेस रहेगा, पेनलेस कफिंग रहेगा, मतलब उतना पेशेंट को पेन कंप्लेन नहीं करेगा। वात वाले में पेन कंप्लेन करेगा, छाती में दर्द बोल सकता है, जो है मतलब पेट वेट के पसली वगैरह में दर्द का कंप्लेन कर सकता है। छतज में क्या होगा, थ्रॉट में और
चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छाताज का मैंने जैसे आपको बताया था कि चोट लग गया है या किसी टाइप का कुछ पेशेंट को इंटरनल इंजरी टाइप का हो गया है, मान के चलो ये बोल सकते हो, तो ये छतज में आ जाएगा। वॉइस जो है घुरघुराहट रहेगा उसमें, वातज वाले में। पित्तज में आवाज़ बदल जाएगी। और कफ वाले में, छतज वाले में रोंकी आएगी। रोंकी मतलब जो होता है ना, इसको वीजिंग साउंड भी बोलते हैं, मतलब जैसा फ्लूट होता है ना, जो बांसुरी, वैसा टाइप का साउंड आता है। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या लेके आ सकता है पेशेंट कास के साथ? चेस्ट ड्राइनेस, थ्रॉट, माउथ, इसमें कड़वापन रहेगा पित्तज वाले में। सीने में जलन, ये सब बोलेगा। कफज वाले में मुख में माधुर्य, मुख माधुर्य, साइनोसाइटिस बोल सकते हैं, मतलब साइनस जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन। पैरानेजल साइनसिस आप आगे अगर ईएनटी पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका डिटेल मिलेगा। फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ चेस्ट एंड हैवीनेस ऑफ बॉडी। कफ वाला जो है, कफ का लक्षण ही होता है कि उसमें जो है गौरवता, गुरुता वगैरह जो है, और भारीपन, ये सब तो आपको दिखेगा ही। क्षयज में भी फ्लैंक्स में पेन होगा, फ्लैंक्स जो रहता है उसमें पेन रहेगा। साइनोसाइटिस, और चेस्ट जो है वो एकदम खोखला लगेगा। अब इसमें सिस्टमिक फीचर्स क्या होते हैं, मतलब पेशेंट आपका मतलब, और मतलब क्या कंप्लेंट जो अपने हैबिट्स से रिलेटेड या अपने डाइट से रिलेटेड आपको क्या देगा? तो एनोरेक्सिया मतलब उसको खाने का मन नहीं होगा, कमज़ोरी लगेगी और अनकॉन्शियसनेस रहेगा, और गिडीनेस, थोड़ा चक्कर चक्कर, कन्फ्यूज टाइप का। पित्तज वाला रहेगा तो यही पित्त के जो लक्षण रहते हैं वो सब दिखेंगे। कफ वाला रहेगा तो उसको भूख कम लगती है, मतलब उसका जो डाइट है पहले से कम हो गया, और एनोरेक्सिया। छतज है तो वही आर्थ्रेल्जिया, मतलब पेन इन बोन। डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ़, और प्यास बहुत लगती है, और बुखार रहता है। क्षयज वाले में बुखार है, और मतलब उसको जो है हॉट एंड कोल्ड की डिज़ायर रहेगी। ये कुछ नॉर्मल, आप जो है ये टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एक डीडी बनाने के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि पेशेंट का जो कास है उसका पैटर्न क्या है, तो आप इसके अनुसार जो है आपका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। अब इसका डीडी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीओपीडी, कफज, ये वो जो भी है, तो ये इसका डीडी है। अब आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उसको एग्ज़ामिन कैसे करोगे आप? ये नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन कैसे करोगे? तो मेनली आप तो पहले उसका सब पूछ लिए, हिस्ट्री ले लिए, कब से है खांसी जो है आपको, कब से है, कुछ और इसके साथ साइन एंड सिम्टम है क्या। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ऑस्कल्टेट करोगे चेस्ट रीजन पे, और बैक पे भी आप लंग साउंड सुनोगे। लंग साउंड सुन के आप पैटर्न डिटरमाइन करोगे कि पेशेंट को जो खांसी हो रही है, मतलब उसका लंग साउंड कैसा है, उसके में क्रैप्स दिख रहा है क्या। क्रैप्स का मतलब ये होगा कि लंग्स में कहीं ना कहीं कफ, या मतलब पानी के जो बुलबुले होते हैं ना, वैसे टाइप का साउंड सुनाई देगा। वीजिंग साउंड है क्या। तो ये आपको एक डायरेक्शन देगा अपना डायग्नोसिस बनाने में, कि पेशेंट को क्या कहीं ब्रोंकियल अस्थमा तो नहीं है, कहीं कुछ और डिजीज़ तो नहीं है, या नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है क्या, छाती कफ से भरी हुई है क्या। देन आप फर्दर ऑन इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाओगे, जैसे एक्सरे हो गया या स्पूटम कल्चर हो गया, जो ट्यूबरक्लोसिस में जिसको अपन करवाते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन, तो उसको रूल आउट करने के लिए। बट ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट को आप जो है ये करोगे। देन उसके बाद एक नॉर्मल आपको ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ कि कैसे आप जो है ट्रीटमेंट करोगे। तो एक कॉमन मेडिसिन्स जो रहता है, एक एट लेवल फर्स्ट फॉर कांस, तो क्या कॉमन मेडिसिन्स है जो आप, जैसे मान लो आप नहीं उतना डिटरमाइन कर पा रहे हो कि पेशेंट का जो कांस का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है। मेनली ना कभी भी किसी में भी एक लक्षण नहीं मिलता कि एकदम ही वातज वाला मिल गया या एकदम ही कांस मतलब कफज वाला मिल गया, पित्तज, मिक्स लक्षण ही मिलेंगे। तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को देना है तो ऐसा देना है कि उसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ड्रग है, इसको बोलते हैं वासा स्वरस। एक सिंगल ड्रग अभी बता रहा हूँ मैं आपको जो आप दे सकते हो। तो वासा स्वरस क्या है? वासा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है फॉर इसके लिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। क्योंकि वासा जो होता है ना, इसके लिए कहा गया है कि जब तक वासा है तब तक श्वासा है। तो वासा जो है ये अगर मॉडर्न में आप देखोगे तो मॉडर्न में ब्रोंकोडायलेटर होता है। तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप में ना थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन ये ड्रग्स होते हैं। तो
तो सेम एक्शन जो है ना आयुर्वेद में वासा का होता है। वासा जो है ना ब्रोंकोडायलेटर होता है और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होता है इसका। और ना इसमें ना एक एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी भी होती है। एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, और आपको जैसे मैंने बताया कि ब्रोंकोडायलेटर वाला जो प्रॉपर्टी है उसके कारण ना ये अस्थमा ब्रोंकाइटिस इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इससे जो है ना कि जो कफ होता है, जो जमा हुआ कफ है आपके श्रोतसों में, उसको ना निकालने में वासा बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसको अड़ूसा भी बोलते हैं। और इसमें जो है 20 ml इसका डोज रहता है। स्वरस का डोज 10 to 20 ml आप ले सकते हो। TDS या BD इसका डोज ले सकते हो। और अनुपान में हनी ले सकते हो। हनी अगर आप लोगे ना तो ये श्रोतसों में एकदम जल्दी से फास्टली ट्रैवल करता है, क्योंकि हनी का आशुकारी एक गुण भी होता है। अब विभीतकी का क्वाथ आप ले सकते हो। विभीतकी जो होता है ना वो मेनली ना अस्थमा और एंटी इन्फ्लामेटरीज का एक्शन होता है। जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं ना तो उसके जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसमें ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसको अस्थमा है तो उसके ब्रोंकियल ट्री में इन्फ्लामेशन है। तो ये जो विभीतकी है ना एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करके ना उस इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये भी ना मतलब हेल्प करता है ताकि आपका जो कफ है उसको कम कर सके। तो आप देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वासा वैसोडायलेटर है और विभीतकी का क्वाथ है आप ले रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन कम कर रहा है। इन्फ्लामेशन कम होगा तो वासा का जो स्वरस है वो ब्रोंकोडायलेटर की तरह एक्ट कर रहा है और एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे आपका कफ जो है ईजिली बाहर निकल जा रहा है। इसके अलावा एक विभीतकी का चूर्ण और पीपली का चूर्ण ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ल्यूक वार्म वाटर के साथ आप देखना विभीतकी का क्वाथ भी है और विभीतकी का चूर्ण भी आप यूज़ कर सकते हो BD डोज में। तो ये ना दीपन आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, रोगा अपि सर्वे मंदो अग्नि भवति। कोई भी रोग जो होता है वो मंद अग्नि के कारण होता है। आपने पीछे भी जब मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताया तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह एनोरेक्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी पेशेंट में रहता है। तो आप जैसे ये ड्रग्स यूज़ करोगे ना तो दीपन पाचन भी कर देगा और कॉन्स्टिपेशन जो है, बावल जो है वो भी क्लियर कर देगा। तो जब बावल क्लियर हो जाएगा तो मान के चलो शरीर में आम दोष नहीं रहेगा, तो श्रोतो अवरोध जो है ना वो दूर हो जाएगा और पेशेंट को जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सीतोपलादी चूर्ण है और यष्टि मधु चूर्ण है। इसका पाउडर भी आप 1 ग्राम + 2 ग्राम पाउडर इसको BD में हनी के साथ मिला के दे सकते हो। यष्टि मधु चूर्ण जो है वो बहुत अच्छा रिलीफ करता है खांसी में। किसी को अगर आपने नॉर्मल सुना होगा कि मुलेठी चूस लो, खांसी अगर हो रही है तो मुलेठी चूस लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीतोपलादी चूर्ण है, इसमें बहुत सारे ड्रग्स रहते हैं, सीतोपला, तुगाछीरी, ये सब जो है ये ड्रग्स ना बहुत अच्छा। वंशलोचन जो राज्यक्षमा में जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का जो डॉट्स का ट्रीटमेंट चलता है 6 मंथ का, इसके बाद आप सीतोपलादी चूर्ण को इंडिविजुअली अगर आप करना चाह रहे हो तो कुछ और मेडिसिन ऐड करके एक सीतोपलादी चूर्ण को आप करीबन 6 महीने करीब पेशेंट को अगर चला दोगे ना तो उसमें सीतोपलादी चूर्ण में जो एक ड्रग होता है जिसको आप वंशलोचन बोलते हो, तो ये बहुत अच्छा ना काम करता है उस पर, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस में जो भी आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन या लंग्स का जो स्ट्रक्चर जो है डैमेज हुआ है उसको ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। सो ये आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।